नमस्कार दोस्तों, मैं रवि पाठक और आप देख रहे हैं टीवी9 डिजिटल का वो खास शो जिसका मकसद है न सिर्फ खबर दिखाना बल्कि खबर के पीछे की वो जानकारी देना जो आपके लिए जाननी बेहद जरूरी है। मेरे पीछे जो इस वक्त आप ये तस्वीर देख रहे हैं, इनका नाम है मिखाइल गोर्बाचेव। 92 साल की उम्र है। मॉस्को यानी रूस की राजधानी, मॉस्को से लगभग 30 से 40 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव है कलचुगा, जहां पर ये रहते हैं। ये कौन है? सोवियत संघ के आखिरी शासक, यानी जब सोवियत संघ का विघटन नहीं हुआ था 1991 से पहले, ये आखिरी शासक थे सोवियत संघ के। ये इन दिनों बहुत खुश हैं। हम इनकी चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये इन दिनों बहुत खुश हैं और खुशी की जो वजह है इनकी वो है भारत। भारत यानी रूस का वो सच्चा दोस्त जो चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए लेकिन फिर भी भारत तटस्थ रहेगा, यानी कि वो अपने स्टैंड पर मौजूद रहेगा। पूरी दुनिया में इस वक्त रूस और यूक्रेन की जंग की चर्चा चल रही है, लेकिन इससे भी ज्यादा चर्चा जो इस वक्त हो रही है वो हो रही है भारत और रूस के दोस्ती की चर्चा। और ये दोस्ती सिर्फ आज की नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये दोस्ती पिछले कुछ सालों में बहुत ज्यादा गहरी हो गई है। ये दोस्ती सोवियत संघ के जमाने से चली आ रही है। यानी अगर इसको ये कहा जाए कि आजादी के बाद से भारत और रूस के जो रिश्ते हैं वो लगातार बढ़ते चले गए, बेहतरीन होते चले गए। उनकी ये तस्वीरें हैं कुछ। इन तस्वीरों के जरिए आप अंदाजा लगा सकते हैं, चाहे कितनी भी सरकारें बदली, कितनी भी सल्तनत बदली, चाहे रूस में कितना भी कुछ बदलाव हुआ, भारत में बदलाव हुआ, दुनिया बदल गई, लेकिन भारत और रूस की जो दोस्ती है वो आज भी उसी दीवार की तरह खड़ी है जिसे हिला पाना भी मुश्किल है। और यही वजह है कि अमेरिका, चीन चाहे जितने भी सुपर पावर खुद को साबित करने की होड़ में लगे रहते हैं, लेकिन जब भी बात रूस और भारत की होती है तो वहां पर वो दंग रह जाते हैं। अब जब भारत और रूस की दोस्ती का जिक्र होता है तो सबसे पहले नाम आता है सोवियत संघ का। सोवियत संघ हालांकि 1991 में विघटन कर दिया गया सोवियत संघ का। और जब सोवियत संघ का विघटन हुआ तो उस वक्त यह माना गया कि कोल्ड वॉर जो है वो लगभग खत्म हो चुकी है। कोल्ड वॉर जो चल रही थी अमेरिका वर्सेस सोवियत संघ के बीच में, तो उस वक्त यह माना गया कि भाई विघटन हो गया 1991 में, तो इसके बाद जो है कोल्ड वॉर खत्म हो जाएगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ऐसा क्यों नहीं हुआ ये हम आपको बता देते हैं। उस वक्त यह बात की गई थी कि नाटो जो संगठन है उसको भी खत्म कर दिया जाएगा। यहां पर नाटो की बात क्यों आई वो आपको बता देते हैं। नाटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्थ अमेरिका प्लस यूरोप की कंट्रीज ने मिलकर के जो है इसको एक संगठन बनाया था, यानी कि एक सैन्य संगठन जो साझा सैनिक हैं सभी देशों के, उन्होंने मिलकर एक संगठन बनाया था। इसका मकसद ये था कि सोवियत संघ का जो बढ़ता प्रभाव था उस दौर में उसको कम करना था, और इसी मकसद के साथ इस ऑर्गेनाइजेशन को खड़ा किया गया था। और जब कोल्ड वॉर चल रही थी उस वक्त ये ऑर्गेनाइजेशन लगातार काम कर रही थी। लेकिन जब 1991 में कोल्ड वॉर खत्म हुई तो ये कहा गया कि रूस से ये वादा किया गया कि भैया ये जो हमने आपके खिलाफ जो ये एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई है इस ऑर्गेनाइजेशन को हम खत्म कर देंगे। लेकिन 1991 में ऐसा किया नहीं गया, वो अब भी जारी है। सिचुएशन ये आ गई कि नाटो का प्रभाव जो है और बढ़ता चला गया और इसमें जो देश हैं उनकी भी संख्या बढ़ती चली गई। इवन जो सोवियत संघ से जो देश अलग हुए थे उन देशों ने भी नाटो में जाने का फैसला किया और कई देश नाटो में चले भी गए और कई देश अभी भी तैयारी में थे। यूक्रेन भी उसी में से एक है। और यही वजह है इस वक्त जो जंग जारी है उसकी एक वजह जो है वो यही है कि यूक्रेन नाटो में जाना चाहता था। इसकी चर्चाएं चल रही थी। उससे पहले एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, ये जो देश आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, ये नाटो में जा चुके हैं। अब इसमें भारत का क्या रोल है जो हम बात पहले कर रहे थे उसी का हम यहाँ पर उसी बातचीत को हम आगे बढ़ाएंगे कि दोस्ती की नींव आखिर है क्या। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं मोदी और पुतिन की, इस दोस्ती की आखिर नींव क्या है। हालात तो बदलते चले गए, दोस्त नहीं बदला। भारत रूस हमेशा एक साथ रहेंगे, ऐसे ही रहेंगे जैसे इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि पहले जो मैंने आपको तस्वीरें दिखाई कि सोवियत संघ के जमाने से यानी कि आजादी के बाद से सरकारें बदली, सब कुछ बदली, लेकिन जो दोस्ती है वो वहीं की वहीं खड़ी है इस वक्त भी। तो भारत रूस की दोस्ती की नींव क्या है, क्या कुछ पीछे की कहानी, आजादी के बाद से अब तक ऐसा क्या क्या हुआ है जिसने इस दोस्ती को और मजबूत किया, उसकी चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले जो आप तस्वीर देख रहे हैं मिखाइल गोर्बाचेव की, मिखाइल गोर्बाचेव का नाम मुझे लगता है कि 90 के दशक के बाद जो लोग पैदा हुए हैं या आज की जो आबादी है उसमें से बहुत कम ही लोग इनका नाम जानते होंगे।
क्योंकि मैं भी कुछ दिनों पहले तक इनके बारे में उतना नहीं जानता था। पिछले कुछ दिनों में थोड़ी बहुत पढ़ाई की, इनके बारे में जानने की कोशिश की, तो समझ पाया और मुझे लगा कि इनके बारे में बताना ज़रूरी है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं 1986 की ये तस्वीर है, दिल्ली की ये तस्वीर है। राजीव गांधी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर और मिखाइल गोर्बाचेव जिनका मैंने जिक्र किया, जो सोवियत संघ के आखिरी शासक। इन दोनों के बीच में एक दिल्ली घोषणा पत्र, जिसे हम दिल्ली डिक्लेरेशन के नाम से जानते हैं, यह जारी किया गया। इस डिक्लेरेशन में यह कहा गया कि भारत की अखंडता और एकता पर जब भी कोई भी आंच आएगी तो उसका जवाब देने के लिए रूस हमेशा, यानी कि सोवियत संघ हमेशा खड़ा रहेगा। उस वक्त सोवियत संघ हुआ करता था, तो सोवियत संघ जो है वो हमेशा भारत के साथ खड़ा रहेगा। यानी कि अखंडता और एकता पर जब भी कोई सवाल उठाने की कोशिश करेगा या जब भी भारत की एकता अखंडता के खिलाफ कोई भी साजिश रची जाएगी या कुछ भी ऐसा होगा जो लगेगा कि भारत के खिलाफ है, तो सोवियत संघ हमेशा खड़ा रहेगा। यहां से दो मतलब निकलते हैं, एक सख्त संदेश, दूसरा मजबूत दोस्ती। सख्त संदेश किसको दिया गया? अमेरिका को, यूरोप को। मजबूत दोस्ती दिखाई दी, जो तस्वीर से आप साफ देख सकते हैं। यानी ये वो दौर था जब मैं मिखाइल गोर्बाचेव की बात कर रहा था 1986 में। इससे पीछे भी अब अभी हम चलेंगे, लेकिन फिलहाल इनकी बात कर रहे थे, तो ये मैंने बताया कि दिल्ली घोषणा पत्र यानी कि दिल्ली डिक्लेरेशन जो आप जानते हैं, वो उसमें यही बात कही गई थी कि अखंडता एकता के खिलाफ अगर कोई आवाज उठती है तो सोवियत संघ हमेशा भारत के साथ रहेगा। इससे दो मतलब निकलते हैं, एक सख्त संदेश, एक मजबूत दोस्ती। दोस्ती की तस्वीर आपने देखी। सख्त संदेश का मतलब है कि भारत ने हमेशा जो है चौंकाया है दुनिया को। भारत और रूस की दोस्ती ने हमेशा दुनिया को दंग किया है, सिर्फ आज की बात नहीं है, हमेशा से चौंकाते रहे। जबकि उस वक्त ये जो विकसित देश हैं, जो सुपर पावर कहते हैं खुद को, इनको ये अंदाजा नहीं था कि भारत की स्थिति कैसे बढ़ती चली जा रही है। यानी कि सिर्फ कुछ ही दिनों के अंदर भारत ने वो मुकाम कैसे हासिल किया। अब जब बात दोस्त की हो रही है, तो अमेरिका भी ऐसा नहीं है कि हमारा दुश्मन है, हमारा दोस्त ही है, और उससे दोस्ती हमने बढ़ाने की कोशिश भी की है। और अमेरिका भी चाहता है कि भारत उसका दोस्त रहे, उसका साथ दे, और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हमेशा यहाँ पर बनी रही है। लेकिन अमेरिका के साथ दिक्कत यह है कि भरोसा आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दिल्ली में कुछ और बात होती है, और जब दिल्ली से रास्ता निकलकर इस्लामाबाद पहुंचता है तो वहां पर जाकर बात पलट जाती है। और कई बार आपने ऐसा देखा होगा। वो तो इन दिनों जब चीन जो है वो चुनौती दे रहा है अमेरिका को, तब अमेरिका को लग रहा है कि इस वक्त अगर चीन को सबसे ज्यादा चीन का सामना करने वाला, यानी कि चीन को दबाने वाला, चीन को चुनौती देने वाला कोई देश है एशिया में, तो वो है भारत। और यही वजह है कि अमेरिका इस वक्त भारत से अपने रिश्ते और मजबूत करना चाहता है। लेकिन भारत रूस जैसी जो दोस्ती है, यानी कि रूस पर जितना भारत को भरोसा है, वो भरोसा अमेरिका कभी भी कायम नहीं कर पाया है आज तक। आगे क्या होगा वो भविष्य बताएगा। यही वजह है कि इन दिनों जब रूस और यूक्रेन की जंग ने पूरी दुनिया को बदल कर रख दिया है, तो भारत पर बहुत ज्यादा दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है अमेरिका ये चाहता है कि भारत जो है वो अपना न्यूट्रल स्टैंड खत्म करे, यानी कि वो एक कोई पक्ष ले, जिससे कि क्लियर हो जाए कि वो क्या करना चाहता है। एक कोई पक्ष का तो सीधा मतलब नहीं बनता, वो यही चाहता है कि वो रूस की निंदा करे। इसीलिए अब तक 11 प्रस्ताव जो है वो लाए गए यूनाइटेड नेशन में, और 11 में से एक में भी भारत ने जो है नो वोट, यानी कि हिस्सा नहीं लिया। एक प्रस्ताव आपको याद होगा, रूस का निंदा प्रस्ताव था जो यूएनजीए में लाया गया था, उसमें भी भारत नहीं रहा। उसके बाद एक प्रस्ताव था जिसमें कि ये बोला गया था कि रूस जो है अपनी सेना को वापस बुला ले, उसमें भी भारत नहीं रहा। अभी जब यूएनएचआरसी से इसको रूस को निकालने की बात हो रही थी, तो वो प्रस्ताव जो था उसमें भी भारत नहीं रहा। हालांकि रूस को निकाल दिया गया क्योंकि वोटिंग में जो है रूस हार गया था। तो कुल मिलाकर जितने भी प्रस्ताव इस वक्त लाए गए, कोशिश ये की गई कि भारत को उस स्थिति में खड़ा कर दिया जाए जब भारत के पास किसी एक को चुनने का ही सिर्फ विकल्प हो। लेकिन भारत ने अपना रवैया नहीं बदला और फिर वही दिखाया कि भारत ना किसी से दोस्ती ना किसी से बैर। दोस्ती है, हमारी अपनी जगह दोस्ती है, लेकिन दुनिया के सामने हम ना किसी के दोस्त ना किसी के बैर। और ये बात, यही जो स्टैंड है भारत का, इसी स्टैंड की वजह से जो इस वक्त जो रूस के यानी कि सोवियत संघ के जो आखिरी शासक हैं मिखाइल गोर्बाचेव, वो खुश होंगे, जिसका जिक्र हमने किया था। 1986 की हमने बात की, अब हम थोड़ा और पीछे चलते हैं, यानी कि 1955 में। ये तस्वीर आप देख रही हैं 1955 की तस्वीर है। नेहरू आपको दिखाई दे रहे हैं, और ये जो है इनका नाम है निकिता ख्रुश्चेव। ये उस वक्त सोवियत संघ के शासक थे। नेहरू जब मॉस्को पहुंचे तो एयरपोर्ट पर खुद निकिता ख्रुश्चेव जो है वो पंडित नेहरू को रिसीव करने के लिए पहुंचे। यानी कि उस वक्त सोवियत संघ के जो शासक थे वो नेहरू को एयरपोर्ट पर रिसीव करने के लिए पहुंचे। ये वही तस्वीर है।
और उसके बाद दोनों ने एक डील फाइनल की। यानी ये तस्वीर दिखाती है कि 1955 में भी भारत और सोवियत संघ के रिश्ते कितने कितने मजबूत रिश्ते थे, और वहीं पे ये समझौता हुआ कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगा। आपने हमेशा सुना होगा जब भारत और रूस की दोस्ती की बात आती है तो सिर्फ ये कहा जाता है कि जो रक्षा समझौते हैं उसमें रूस जो है वो बहुत ज़्यादा मदद करता है। भारत में जितने भी रक्षा उपकरण हैं, चाहे वो एयरफोर्स की बात हो, नेवी की बात हो, आर्मी की बात हो, चाहे जितने भी मिसाइल उपकरणों की बात हो, उन सब में कहा जाता है कि रूस का जो है 70% लगभग जो है रूस से लिया हुआ 70% है। हालांकि पिछले कुछ दिनों में जो है ये कम हुआ है, अब 49% रह गया है, लेकिन फिर भी एक ये माना जाता है कि हाँ, रूस हमेशा से जो डिफेंस सिस्टम है भारत का वो अगर मजबूत है तो उसमें रूस का बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है यहाँ समझने वाली कि रूस ही क्यों, अमेरिका क्यों नहीं, और कोई देश क्यों नहीं, फ्रांस क्यों नहीं, हम सबसे हथियार खरीदते हैं। लेकिन रूस के साथ बात यह है कि वो हमें टेक्नोलॉजी भी देता है, यानी कि जिस टेक्नोलॉजी से रूस अपने यहाँ उपकरण बनाता है, अपने यहाँ हथियार बनाता है, वो टेक्नोलॉजी भी हमको देता है, जिस टेक्नोलॉजी के जरिए हम भारत में, यानी कि जो हमारा मेक इन इंडिया का अभियान है, हम भारत में भी बैठ करके वही चीज़ बना सकते हैं। हालांकि रूस हमें उसमें मदद करेगा, सामान तो दे ही रहा है, टेक्नोलॉजी भी दे रहा है, और हम भारत में चाहें तो उसको भविष्य में बना सकते हैं। तो ये एक सबसे बड़ी बात है। यही वजह है कि रूस के साथ हमारे समझौते कुछ ज़्यादा ही होते हैं, और रूस का एक बहुत बड़ा योगदान है भारत की आर्मी को मजबूत करने में। अब ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये तस्वीर है 1962 की। 1962 यानी जब भारत और चीन के बीच जंग हुई थी। इस जंग के दौरान भारत, भले यहां पर ये कहा जाता है कि भारत कमजोर पड़ गया था चीन के सामने, लेकिन उस वक्त भी जो है भारत ने जो मजबूती के साथ डटकर मुकाबला किया था उसमें रूस का बहुत बड़ा योगदान था, क्योंकि रूस जो है वो हमें सैन्य साजो सामान दे रहा था और रूस से हमें मदद मिल रही थी। मैंने आपको हमेशा से बताया है कि किस तरीके से कोई देश किसी दूसरे देश की मदद कर सकता है, खास करके युद्ध के दौरान। ना सिर्फ अपनी सेना भेजना एक मदद का तरीका नहीं होता, आप उसको सैन्य साजो सामान दे सकते हैं, आप अपनी ज़मीन दे सकते हैं जहां से वो अपनी सैन्य कार्रवाई कर सके, तो बहुत सारे आप पैसे दे सकते हैं, क्योंकि युद्ध में बहुत खर्चा होता है एक दिन में, तो आप आर्थिक तौर पर मदद कर सकते हैं। तो ये सब बहुत सारी तरीके हैं जिससे मदद की जाती है, और रूस उस वक्त मदद कर रहा था। मदद करने के पीछे जो सबसे बड़ी वजह थी वो ये कि रूस ये समझ चुका था कि एशिया में जो बात अब अमेरिका को समझ में आ रही है, वही बात रूस पहले से जानता था कि एशिया में अगर कोई मजबूत देश है जो चीन की विस्तारवादी नीतियों का सामना कर सकता है, उसको पीछे धकेल सकता है, तो भारत ही है। और यही वजह है कि उसी वक्त से निकिता क्रुश्चेव, जो मैंने बताया कि सोवियत संघ के उस दौरान शासक हुआ करते थे, 1962 की बात है, तो ये भारत की मदद कर रहे थे। इसके पीछे एक और बहुत बड़ा लॉजिक है, वो ये कि माओ त्से तुंग, जो कि चीन के उस वक्त राजनेता थे, इनके और इनके बीच में 36 का आंकड़ा था, क्योंकि चीन की विस्तारवादी नीति से रूस बहुत ज्यादा परेशान था। परेशान क्यों था? क्योंकि वो एक सुपर पावर के तौर पर था, और वो ये चाहता था कि चीन जो है अपनी नीतियों को बदले, और इन दोनों के बीच में बहुत बड़ा टकराव था। इसी वजह से भारत और रूस की दोस्ती जो है वो और मजबूत होती चली गई। अब बात आई 1971 की। ये जो तस्वीर है, ये 1971 की तस्वीर है, भारत और पाकिस्तान के बीच जंग से ठीक पहले की तस्वीर, यानी कि ये मार्च की तस्वीर है, जंग दिसंबर में शुरू हुई थी। अब इसमें कहानी क्या है? ये है इंदिरा गांधी, यानी उस समय भारत के प्रधानमंत्री, और ये लियोनिद ब्रेजनेव। इन दोनों के बीच में एक फ्रेंडशिप ट्रिटी पर हस्ताक्षर हुए, यानी कि साइन किए गए, यानी कि दोनों के बीच में एक समझौता हुआ, यानी कि भारत और रूस के बीच में एक बहुत बड़ा समझौता किया गया। और इसी समझौते की वजह से जो कुछ कहानियां आपने सुनी है कि जब अमेरिका भारत के खिलाफ खड़ा हो गया था, तब रूस जो है वो बीच में आकर खड़ा हो गया था कि पहले मुझसे लड़ो, तब जाकर के आपको भारत से लड़ना होगा। तो ये जो कहानियां आपने सुनी है वो उसकी शुरुआत कहाँ से होती है? यहीं से होती है 1971 में। 1971 में लियोनिद ब्रेजनेव और इंदिरा गांधी के बीच में एक समझौता हुआ जिसे हम फ्रेंडशिप ट्रीटी कहते हैं। इसमें यह कहा गया, दो इसके मुख्य पॉइंट थे। पहला ये कि मिलिट्री अलायंस से परहेज करेंगे। मिलिट्री अलायंस से परहेज का मतलब यहां पर यह है कि अगर कोई भी ऐसा मिलिट्री अलायंस होता है जो दोनों में से किसी एक देश के खिलाफ है, यानी चाहे वो इंडिया के खिलाफ कोई मिलिट्री अलायंस बन रहा हो या फिर सोवियत संघ के खिलाफ कोई मिलिट्री अलायंस बन रहा हो, तो भी जो है हम उस अलायंस में नहीं जाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। जो दूसरी बहुत बड़ी बात यहां पर थी वो ये कि तीसरे देश के खिलाफ
मदद करेंगे। तीसरे देश के खिलाफ मदद का सीधा मतलब यह है कि अगर दो देशों के बीच में जंग है, 1 वर्सेस 2 है, तो इसमें अगर 1 की मदद करने के लिए कोई तीसरा देश आता है 2 के खिलाफ, या इसकी मदद करने के लिए कोई तीसरा देश आता है, तो अगर यहां पर इंडिया या रूस है, यानी कि अगर भारत की किसी के साथ जंग चल रही है या सोवियत संघ की किसी के साथ जंग चल रही है, उसमें अगर कोई तीसरा देश आता है तो फिर उसमें जो है हम संपर्क करेंगे और फिर हम एक दूसरे की मदद करेंगे। यानी कि दो देशों की जंग में तीसरा देश अगर बीच में घुसता है तो फिर हम आपस में संपर्क करेंगे। यानी कि भारत चाहे तो सोवियत संघ से बात करेगा, सोवियत संघ चाहे तो भारत की मदद लेगा, और यही हुआ। इसका असर कब दिखा वो अब आपको बताते हैं। इसका असर उसी के कुछ महीनों बाद यानी कि 1971 में हुआ। 1971 में कैसे हुआ ये देखिए, आपको यहां पर ईस्ट पाकिस्तान दिख रहा है। ईस्ट पाकिस्तान यानी कि पूर्वी पाकिस्तान, जो अब बांग्लादेश बन चुका है। तो जब भारत और पाकिस्तान के बीच में, यानी कि वेस्ट पाकिस्तान, जो यहाँ पे जो मैप में आपको दिख रहा है क्योंकि 1971 का मैप है, तो भारत और पाकिस्तान के बीच में जब जंग हुई 1971 में, तब भारत जो है यहाँ पर ईस्ट पाकिस्तान में लगातार हमले कर रहा था। इधर से एयरफोर्स लगातार हमले कर रही थी, इधर से जो है भारतीय नेवी जो है वो लगातार हमले कर रही थी, और आर्मी तो वहाँ पर हमले कर ही रही थी। तो इस दौरान क्या हुआ कि पाकिस्तान जो है वो चला गया अमेरिका के पास कि भैया हमारी मदद कीजिए, क्योंकि भारत जो है वो हमारा ये जो ईस्ट पाकिस्तान है इसको अलग कर देगा। उन्हें लगा कि हमारे हाथ से जा रहा है। तो लास्ट में पाकिस्तान जो है वो भीख मांगने पहुंच गया किसके पास? यूनाइटेड स्टेट्स के पास, अमेरिका के पास। अमेरिका से बोला कि भैया हमारी मदद कीजिए, हम जा रहे हैं, हम लुट रहे हैं। अमेरिका ने क्या किया, यहां से 7th फ्लीट, क्योंकि यहां पे जंग जारी थी, यहां से भारत जो है वो लड़ रहा था, तो इसने अपना एक जंगी बेड़ा, जिसे हम 7वां बेड़ा कहते हैं, 7th फ्लीट, इसमें 30 से 40 वॉरशिप थे, उसको इधर रवाना कर दिया। और यहाँ पर भारत का सिर्फ एक वॉरशिप था जो लगातार वहाँ पर हमले कर रहा था कि ये जो है यहाँ पे जाकर अटैक करेगा तो फिर यहाँ से भारतीय जो नौसेना है वो हट जाएगी और पाकिस्तान को जो है रिलीफ मिलेगा, और हो सकता है कि जंग फिर पाकिस्तान जीत जाए। यानी कुल मिलाकर के अमेरिका ने कोशिश की यहाँ पर मदद करने की। ये जो पूरा समुद्री इलाका है, ये समुद्री इलाके से यहाँ पे 7वें बेड़े को भेजने की कोशिश की। जब भारत को ये जानकारी लगी कि भैया ये तो दिक्कत हो रही है कि पाकिस्तान जो है वो मदद मांग रहा है अमेरिका से, और अमेरिका मदद के लिए भी तैयार हो गया, क्योंकि उन दिनों में जो है भारत और अमेरिका की बहुत अच्छी दोस्ती थी। नहीं, वो क्यों नहीं थी वो भी आपको बता देंगे अभी थोड़ी देर बाद, वो कोल्ड वॉर के दिनों की बात है। तो हुआ यहां पर ये कि भारत ने फिर बात की सोवियत यूनियन से। सोवियत यूनियन से क्यों बात की? क्योंकि कुछ ही दिन पहले 1971 की ही बात हो रही है। कुछ ही महीने पहले जो है इंदिरा गांधी और ब्रेजनेव ने वो समझौता किया था। उस समझौते में कहा गया था कि अगर कोई तीसरा देश हमारे युद्ध में आता है तो फिर हम एक दूसरे से संपर्क करेंगे, और यही हुआ। यूनाइटेड स्टेट ने जब घुसने की कोशिश की तब सोवियत यूनियन को यहाँ से फ़ोन गया। सोवियत यूनियन को जब ये जानकारी लगी कि भैया अमेरिका आ रहा है तो फिर अब हमें क्या करना चाहिए, तो सोवियत यूनियन ने यहाँ से 48th फ्लीट यानी कि 40वां बेड़ा जो था सोवियत यूनियन का, उसको भेज दिया और उसे ला करके यहाँ पे खड़ा कर दिया इस जगह पे। अगर मैं इसको पूरा मिटा के बताऊं तो यहां से इनका 7th फ्लीट यानी कि 7वां बेड़ा आया यहां पे भारत से जंग लड़ने के लिए, और इधर से रूस ने यहां पे ला करके खड़ा कर दिया। ये यहां तक आया भी नहीं था, ये यहीं पर था, यहां खड़ा कर दिया कि भैया तुम आओ, हम यहाँ पर पहले से मौजूद हैं। इसीलिए ये कहानी जो आप सुनते हैं, और ये है कि बीच में ला करके इसने अपने बेड़े को खड़ा कर दिया था सोवियत यूनियन ने भारत के सामने कि अमेरिका को हम देख लेंगे, तुम इधर अपनी जंग जारी रखो, यानी कि तुम पाकिस्तान पर ताबड़तोड़ हमले करते रहो, ईस्ट पाकिस्तान पर, और बांग्लादेश को अलग कर दो। और फिर वही हुआ। ये तो आपने समझ लिया कि कैसे सोवियत संघ ने मदद की थी, लेकिन इसी तरीके से भारत ने भी एक बार सोवियत यूनियन की मदद की थी, कुछ इसी तरीके से। वो कैसे की थी वो मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि अभी मैं बात कर रहा था कोल्ड वॉर की कि भाई अमेरिका क्यों दुश्मन था, मतलब दुश्मन की तरह बिहेव कर रहा था, पाकिस्तान उसके लिए बहुत करीबी था। तो उसका रीज़न क्या है वो अब आप समझ लीजिए। जब सोवियत यूनियन यानी कि सोवियत संघ और यूनाइटेड स्टेट के बीच में कोल्ड वॉर चल रही थी, तो उस वक्त ये जो ऊपर का इलाका आप देख रहे हैं ये भी समंदर ही है। ये जितना भी खाली इलाका होता है सब समंदर होता है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि ठंड बहुत ज़्यादा होती है, बर्फबारी होती है बहुत ज़्यादा, ये पूरा समंदर जो है बर्फ़ की पहाड़ियों से ढक जाता है। तो किसी भी जंग में जो सबसे ज़्यादा कारगर जो आपकी सेना होती है वो होती है नौसेना, क्योंकि जब आपको दूर किसी दूसरे देश में जाकर के जंग लड़ना है तो आपकी आर्मी वहाँ जा नहीं सकती है,
आपकी जो एयरफोर्स है वो भी वहाँ जा तो सकती है, लेकिन जाने में ही उतना समय लग जाएगा, तो वहाँ जाके जंग क्या लड़ेंगे, पहले ही थक जाएंगे। यानी कि आपकी जो सबसे मजबूत जो कड़ी है वो है नेवी, क्योंकि वो काफ़ी टाइम भले लगाती है, लेकिन वो एक पूरा सा जो सामान सैनिक लेकर के एयरक्राफ्ट वॉरियर कैरियर होते हैं उस पर आप अपने फाइटर जेट्स भी ले जा करके जा सकते हैं और इस किनारे लगा करके यहाँ से फिर आप हमला कर सकते हैं। हालांकि इसको कोल्ड वॉर इसलिए कहा जाता है क्योंकि दोनों तरफ से एक भी हमला नहीं हुआ था, एक भी गोली नहीं चली थी। शीत युद्ध कहा जाता है, इसीलिए इसको कोल्ड वॉर कहा जाता है, क्योंकि कहीं से भी गोली नहीं चली थी। लेकिन उम्मीद ये थी कि भाई दिन बढ़ता जा रहा है, हो सकता है कि ऐसी नौबत आए। तो सोवियत यूनियन क्या चाहता था कि भाई इस रास्ते से जो है वो अपने जंगी जहाज को यहां लगाना चाहता था, यूनाइटेड स्टेट के पास, और यहां से फिर आगे जो भी कार्रवाई होती है चाहता था। इसे रोकने के लिए यूनाइटेड स्टेट ने क्या किया कि ये अगर यहां इधर से तो आ नहीं सकता, इसको पता था कि इधर से हमारे ऊपर हमला हो नहीं सकता, यही एक रास्ता है, तो इस रास्ते को कैसे बंद किया जाए। तो इस रास्ते को बंद करने के लिए यूनाइटेड स्टेट ने श्रीलंका को जो है खाना पानी खिलाया। श्रीलंका की इन दिनों स्थिति क्या है आपको पता ही है, अभी चीन खिला रहा है, उससे पहले अमेरिका खिला रहा था, यानी कि खूब मदद की श्रीलंका में, जो है एकदम विकास के काम कराए, ये वो तामझाम, खूब पैसा वैसा दिया। और यहाँ पर जो है यहाँ पे एक श्रीलंका का है हम्बनटोटा बंदरगाह, ये एकदम नीचे, ये पूरा ही श्रीलंका है, लेकिन अगर नॉर्मली बता दिया जाए तो यहाँ पर जो है हम्बनटोटा बंदरगाह है। अमेरिका ने ये कहा कि भैया हमने तुम्हारी इतनी मदद की है, अब हमको तुम ये करो कि ये जो तुम्हारा हम्बनटोटा बंदरगाह है ये हमको लीज पर दे दो। लीज पर देने से फायदा क्या होता कि ये एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट है जंग के दौरान, खासकर सोवियत यूनियन और यूनाइटेड स्टेट के बीच में, क्योंकि ये रास्ते में बीच में पड़ता है एकदम, और यहाँ से आप नज़र रख सकते हैं, अगर यहाँ से कुछ भी गुजरता है, कुछ भी कोई भी काफिला अगर गुजरेगा, चाहे वो वॉरशिप्स का हो, किसी भी चीज़ का हो, तो इस जगह पर जो मौजूद होगा उसको बखूबी पता होगा। तो इसीलिए अमेरिका ने इनको खाना पानी खिलाया, मतलब पैसा वैसा दिया, और चाहा कि भाई ये हमको मिल जाए। श्रीलंका तैयार हो गया और दे भी दिया, यहाँ पे काम भी शुरू हो गया। जब यहाँ पे काम शुरू हो गया तो यहाँ पर अमेरिका चाहता था कि हम अपने रडार सिस्टम लगाएंगे, और जैसे यहाँ से रूस के सोवियत संघ के जहाज निकलेंगे तो हमें जानकारी मिल जाएगी, तो वो यहाँ से निकलेंगे, हम यहाँ से पहले ही निकाल देंगे, वो जितने निकलेंगे 2 4 5 6 हम उससे ज़्यादा निकाल करके यहाँ पर बीच में समंदर में जंग करेंगे और यहाँ पर हम जीत जाएंगे। ये प्लानिंग थी अमेरिका की। ये बात जब सोवियत संघ को पता चली तो सोवियत संघ ने भारत से मदद मांगी, भारत से ये कहा कि भैया ऐसी प्लानिंग अमेरिका कर रहा है, यहाँ पर वो अपने रडार सिस्टम लगाना चाहता है, पूरा स्टेशन बसाना चाहता है, ये किसी भी तरीके से यहाँ से तुम अमेरिका को जो है बाहर भेजो। इसके लिए क्या करना है वो देखो। अब कुछ दो देशों के बीच में कुछ बातचीत ऐसी होती है जो ऑन रिकॉर्ड नहीं होती है, कुछ कार्रवाई ऐसी होती है किसी देश की जो ऑन रिकॉर्ड नहीं होती है। हालांकि उस वक्त की परिस्थितियों के हिसाब से काम किया जाता है, जो वर्ल्ड ऑर्डर है उस हिसाब से काम किया जाता है, और आपको अपना हित भी देखना पड़ता है। तो इस दौरान ये कहा जाता है कि श्रीलंका चूंकि तैयार हो गया था, तो हमारे पास रास्ता ये था कि श्रीलंका को ही हम कहें कि भाई ऐसे जो तुम कर रहे हो वो गलत कर रहे हो। तो श्रीलंका में उन दोनों चल रहा था गृह युद्ध, LTTE यानी कि लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तलिम इलम। ये वहां पर तमिल बोलने वाले बहुत ज़्यादा हैं श्रीलंका में, भारत में भी हैं बहुत ज़्यादा, नीचे के इलाके में यहाँ पर। तो ये चाहते थे कि भैया श्रीलंका को जो है बांट दिया जाए, यानी कि हमें जो है अपना अलग देश जो है वो दे दिया जाए। श्रीलंका इतना छोटा सा अलग देश कहाँ से देगा। तो ये कहा जाता है कि ऐसा कहा जाता है कि उन दिनों में भारत ने जो है इसी जो श्रीलंका के अंदर जो गृह युद्ध चल रहा था उसको थोड़ी सी हवा देने की कोशिश की, कि अगर श्रीलंका अपने ही गृह युद्ध में फंसा रहेगा तो फिर वो ये जो चीज़ कर रहा है उससे वो ध्यान नहीं दे पाएगा और उसको मदद की ज़रूरत पड़ेगी भारत की। तो यहाँ पर जब ऐसा हुआ तो उसके बाद श्रीलंका जो है वो भारत से मदद मांगने आया कि भैया ये हमारे यहाँ पे ऐसा ऐसा हो गया है, आप हमारी मदद कीजिए। तो जब ये इंडिया के पास मदद मांगना है तो इंडिया ने कहा कि भैया हम तो मदद कर देंगे, लेकिन ये जो तुम यहाँ पे अमेरिका को जगह दे रहे हो उससे आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है। और सोवियत संघ ने कहा है कि भाई ऐसा ऐसा जो भी है। तो इस तरीके से श्रीलंका ने अमेरिका को बोला कि ठीक है भैया तुम जाओ, हम अपने ही घर में परेशान है, इस वक्त हमारे यहाँ गृह युद्ध चल रहा है। और फिर इंडिया ने जो है यहाँ पर इस तरीके से उस सिचुएशन को हैंडल किया। तो ये एक तरीका है स्ट्रेटजिक पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरीके से भारत ने जो है सोवियत संघ की मदद की थी। यानी कि ये जो रिश्ता है ये आज का रिश्ता नहीं है, ये आज़ादी के दौर से, आज़ादी के बाद से ही जब कोल्ड वॉर चल रहा था दोनों देशों के बीच में, यानी यूनाइटेड स्टेट और सोवियत संघ के बीच में, उसी दौर से जो है भारत और रूस की दोस्ती के चर्चे पूरी दुनिया में हैं और दुनिया को हर वक्त दंग किया है। चाहे कितने भी समय बदलते चले गए, लेकिन भारत और रूस के फैसलों ने हर वक्त दुनिया को, खासतौर पर दुनिया की अगर हम बात करते हैं तो अमेरिका और यूरोप को हर मौके पर हमने चिताया है, हमने दंग किया है, यानी कि वो हैरान रह गए हमारे फैसलों को लेकर। और आज भी यही स्थिति है कि आज
जो रूस और भारत की आप दोस्ती देख रहे हैं, उस दोस्ती को देख के ना सिर्फ दुनिया हैरान है बल्कि सोचने पर मजबूर है कि आखिर क्या प्लानिंग है और क्या चल रही है। और इस तस्वीर से आप अंदाजा लगा सकते हैं ये दोस्ती और ये हैरान, और जिसका मैं जिक्र कर रहा था कि लगातार दबाव बनाने की कोशिश है, यानी कि भारत और रूस की जो दोस्ती है वो कोई आज की दोस्ती नहीं है। और कहा यह जाता है कि ये दोस्ती थी, दोस्ती है और दोस्ती रहेगी। इस पर आपकी क्या राय है, आप कमेंट करके बता सकते हैं। रूस यूक्रेन जंग के बीच भारत ने जो स्टैंड ले रखा है, उस स्टैंड को लेकर आपका क्या कहना है, आप कमेंट करके बताइए। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही वीडियोस हम और बनाएं और किसी टॉपिक को लेकर के आए, तो आप कमेंट में हमें बता सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिए। धन्यवाद।